हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इस सेशन के 12 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज जिसका ये 13 नंबर का पार्ट है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया। इसलिए दोस्तों आप लोगों को किसी से नहीं बल्कि अपने आप से वादा करना है और अपने मंजिल को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आइए इसी के साथ देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्लाइड पर। अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOCL, इसका पूरा नाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, के द्वारा कहां पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित करने की बात की जा रही है। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मथुरा। IOCL के द्वारा मथुरा में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित करने की बात कही गई है। अब बात कर लेते हैं मथुरा में कहाँ पे किया जा रहा है। मथुरा में जो IOCL का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मथुरा रिफाइनरी, कहाँ पे मथुरा रिफाइनरी जो है इसका तेल शोधक प्रयोगशाला जो है मथुरा रिफाइनरी, ठीक है, तेल शोधक प्रयोगशाला, यहीं पर IOCL के द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की बात कही जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे IOCL के बारे में। ये हमारे देश की एक महारत्न कंपनी है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। IOCL को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियाँ हैं, ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं? 10, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन प्लांट जो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि भविष्य में मतलब स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अब बात करते हैं देश की पहली जो तेल रिफाइनरी थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी। इसमें ऑप्शन एक दिया गया है असम। असम जो है, असम के तिनसुकिया, कहाँ पे? डिगबोई, यहीं पे एक स्थान है डिगबोई, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डिगबोई जो है, डिगबोई के तिनसुकिया जिला है, तिनसुकिया जिले में देश की पहली या एशिया की सबसे पुरानी और लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी जो कि 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जो IOCL के जो निदेशक हैं वर्तमान में, वो कौन है? IOCL के वर्तमान निदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि IOCL ज़्यादातर चर्चा में रहती है। वर्तमान में जो असम की ये तेल रिफाइनरी है, ये हायर कर ली गई है किसके द्वारा? IOCL के द्वारा हायर कर ली गई है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये कब हायर की गई थी, ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 1981 में 1981 में IOCL के द्वारा जो असम की ऑयल कंपनी थी रिफाइनरी, इसको हायर कर लिया गया था। अब इसकी देखरेख पूर्णतः IOCL के हाथ में है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र तैरता हुआ सोलर प्लांट जो कि अभी तक का भारत का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट भी था, कहाँ स्थापित
किया गया है। ये कहाँ पे स्थापित है आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शंस। सोनभद्र, सेकंड मिर्ज़ापुर, वाराणसी, लास्ट है आगरा। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का ये एक सोनभद्र जो ज़िला है, यहीं पर क्या है, देश का पहला और उत्तर प्रदेश का भी एक पहला सोलर प्लांट है जो स्थापित किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो है वो ओंकारेश्वर बांध पे एक इससे भी बड़ा प्लांट स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिसकी जो क्षमता है 600 मेगावाट निर्धारित की गई है। लेकिन अब बात करते हैं हम सोनभद्र में स्थापित जो ये सोलर प्लांट है इसकी। ये जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे स्थापित है, रिहंद नदी। किस नदी पे है, रिहंद नदी। और इसे रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिहंद नदी पर है। यहीं पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी तक का ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है, इसलिए इस प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिसकी क्षमता भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी क्षमता जो थी 150 मेगावाट थी। कितनी थी, 150 मेगावाट। और इसकी स्थापना भी जो की गई थी वो 3 कंपनियों के द्वारा। 50 मेगावाट की कितनी कंपनियां थी, 3, इनको टेंडर मिला हुआ था। और इससे जो मतलब एनर्जी प्राप्त हो रही, सोलर एनर्जी, उसको उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ग्रिड पे दिया जा रहा है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, विश्व की, ये जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर आप लोगों से पूछा जाए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी जो मतलब लंबाई है इसकी 30 किलोमीटर। गोविंद बल्लभ पंत सागर की जो लंबाई है 30 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 15 किलोमीटर है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 15 किलोमीटर, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आइए इसी के साथ, और ये सोनभद्र का जो ज़िला है, सोनभद्र ज़िला जो है, यहाँ का स्थान भी नोट कर लीजिए, शायद कभी कभी स्थान भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि पिपरी विलेज में ये परियोजना चल रही है। पिपरी विलेज जो है, पिपरी जो है ये पहाड़ी भी है, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में पिपरी क्या है, पहाड़ी भी है, इन्हीं के बीच में ये झील स्थापित की गई है। पिपरी पहाड़ियों के बीच में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थापित की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के द्वारा 2022 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, और इससे संबंधित जो प्रमुख फैक्ट हैं, जो बिंदु हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। भारत सरकार के द्वारा 2022 तक कितनी गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं 100 गीगावाट, 175 गीगावाट, 60 गीगावाट और 10 गीगावाट। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 175 गीगावाट। ठीक है, अब बात करते हैं 175 गीगावाट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, सोलर। ठीक है, सोलर एनर्जी के अंतर्गत है 100 गीगावाट। 60 गीगावाट जो है वो पवन ऊर्जा है।
गीगावाट, ठीक है। 60 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा है। 10 के अंतर्गत बायो एनर्जी, 10 गीगावाट के अंतर्गत बायो ऊर्जा ये हो गया आपका 170। और 5 जो गीगावाट बचती है उसके अंतर्गत हाइड्रो पावर। इसी हाइड्रो पावर की अभी हमने बात की थी। हाइड्रो एनर्जी जो वहाँ पे स्थापित की जा रही है, हाइड्रो पावर प्लांट, यही है जो 5 गीगावाट के अंतर्गत रखा गया है। 5 गीगावाट क्या है? हाइड्रो पावर, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 100 गीगावाट के अंदर सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 10 गीगावाट बायो एनर्जी, और जो 5 गीगावाट है ये हाइड्रो पावर के अंतर्गत रखा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ का, इसके अलावा कुछ और लक्ष्य भी भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वो चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो है 2035 तक, अब बात कर लेते हैं 2035 तक जो सरकार के द्वारा सोलर अच्छे ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। तो ये लक्ष्य है 450 गीगावाट, ठीक है। 450 2035 तक, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत ने एक अपना लक्ष्य भी तय किया था कि 2030 तक भारत में जो अच्छे ऊर्जा है वो जो ग्लोबली उसकी भागीदारी होगी वो 40%, और 2035 तक 60% होगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संस्थान की, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि भारत में स्थित है। आइए बात करते हैं उसकी। कौन सा संस्थान है, कोई बताएगा? जी हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम, कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम, हरियाणा में क्या स्थापित है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा। और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये एकमात्र इंटरनेशनल लेवल का संगठन है जो कि भारत में है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात कर ली जाए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो स्थापना की गई थी वो भारत और किसके द्वारा की गई थी? भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल सौर गठबंधन जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके जो डायरेक्टर हैं वर्तमान में, डायरेक्टर की बात कर ली जाए, इसके वर्तमान डायरेक्टर जो हैं अजय माथुर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वर्तमान डायरेक्टर जो हैं अजय माथुर हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बैंकिंग के क्षेत्र में टर्न अराउंड क्वीन की संज्ञा किसे दी गई है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। टर्न अराउंड क्वीन, ऑप्शंस हैं रंजना कुमार, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, लास्ट है सुचेता कृपलानी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा रंजना कुमार। रंजना कुमार को ही बैंकिंग के क्षेत्र में टर्न अराउंड क्वीन की संज्ञा दी गई है। आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रश्न यहाँ पे क्यों शामिल किया गया है। एक तो सामान्य अध्ययन की दृष्टि से इस प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो रंजना कुमार हैं ये भारत की सबसे बड़ी कृषि क्षेत्र की जो बैंक है नाबार्ड, उसकी क्या रह चुकी हैं, ये डायरेक्टर रह चुकी हैं। यानी कि नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष, नाबार्ड, ठीक है,
नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं रंजना कुमार, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कब बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष? यहाँ पे 2005। ये सत्र भी ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष होने के कारण ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण संस्था, यानी कि कृषि क्षेत्र के शीर्ष बैंक भी है। नाबार्ड की स्थापना की बात कर ली जाए तो ये 12 जुलाई, कब होती है इसकी स्थापना? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। किस समिति की सिफारिश पे होती है? शिवरामन समिति। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, शिवरामन। ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की जाती है। इसका पूरा नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन। और कब? 1925। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी जो हैं ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी जाती हैं। सरोजिनी नायडू को ही भारत की कोकिला कहा जाता है। कोकिला शब्द, अब इनके बारे में जो कोकिला शब्द आया, कोकिला शब्द इनके लिए किसने प्रयोग किया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कोकिला शब्द किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा कोकिला शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया था। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट जो हैं ये भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की, वो भारतीय महिला अध्यक्ष थी प्रथम, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष 1917। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट जी जो हैं कलकत्ता अधिवेशन, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुचेता कृपलानी जो हैं ये कौन है? उत्तर प्रदेश की और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश व भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, सीएम। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किसकी पत्नी थी? आचार्य कृपलानी, जिनका नाम हम लोगों ने सुना ही होगा। आचार्य कृपलानी की पत्नी थी, आचार्य कृपलानी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में या भारत की स्वतंत्रता में अहम रोल अदा किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? गोबर गैस में जो होता है दहनशील गैस मीथेन का लगभग कितने परसेंट पाया जाता है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। जी हाँ, 40 से 50%, 60 से 70%, 30 से 40% और 50 से 60%। इसका सही जवाब होगा 50 से 60%। जो इसमें मीथेन पाई जाती है वो 50 से 60%। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब बात आती है 30 से 40%। इसमें क्या होता है? CO2 की जो मात्रा होती है वो 30 से 40% होती है। इसके अलावा 6 से 10% इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन जो होती है, ठीक है, हाइड्रोजन जो होती है 6 से 10% होती है। बाकी इसमें शेष जो बचता है 1 से 2% नाइट्रोजन पाई जाती है। 1 से
2% नाइट्रोजन, 1 से 2% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं हम गोबर गैस जो है, गोबर गैस के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पे लोगों का डाउट बना रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। आइए देखते हैं कि गोबर गैस या जैव गैस संयंत्र, बायोगैस प्लांट क्या होता है। ठीक है, आप लोग सुनेंगे, हम बता रहे हैं आप लोगों को। जो गोबर गैस संयंत्र होता है, ये बायोगैस संयंत्र, दोनों को एक ही नाम है। मतलब ये चाहे आप इसे गोबर गैस संयंत्र कहें या बायोगैस संयंत्र कहें, दोनों एक ही नाम है। लेकिन कुछ लोगों को डाउट रहता है कि यार गोबर गैस यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो कुछ और समझते हैं, और बायोगैस संयंत्र के बारे में जब बात की जाती है तो कुछ और समझते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों में अंतर ये होता है कि गोबर गैस संयंत्र में सिर्फ गोबर का प्रयोग किया जाता है। जो गोबर गैस संयंत्र होता है उसमें जो मटेरियल डाला जाता है उसमें सिर्फ गोबर डाला जाता है, जबकि जो बायोगैस संयंत्र होता है उसमें क्या क्या पड़ता है, गोबर के अलावा कूड़ा करकट, फलों का छिलका इत्यादि को भी सड़ने के लिए उसमें डाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें पादप अवशेष हैं इत्यादि को भी प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है इसमें जो पादप अवशेष है, पशुओं को गोबर होता है, उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ये अवायवीय जीवी दशा में क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, और विघटित होकर ही इसमें से क्या निकलती है, दहनशील गैसें, जिसमें से 50 से 60% क्या पाया जाता है, मीथेन पाई जाती है, और 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 6 से 10% क्या होता है, हाइड्रोजन पाई जाती है, और 1 से 2% नाइट्रोजन पैदा होती है इससे। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें, इसके अंतर्गत जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब किस टेम्परेचर पे अच्छा विकास करते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर होता है 32 से 156 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 से कितना होता है, 32 से 156 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो इसमें जीवाणु जो पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनका विकास कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, तो सही जवाब होगा 32 से 156 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात आती है इससे जो गैस निकलती है, गैस के बाद इसमें जो गोबर बचता है, शेष अवशेष जो इसका बचता है, मतलब उसे जिसका डाइजेस्टर से जब गोबर की जो बची हुई मतलब खाद जो है बाहर निकाली जाती है, तो वो खाद जो होती है वो सामान्य गोबर खाद की तुलना में 3 गुना क्या होती है, उत्तम होती है। जैसे देखो गोबर गैस से अभी हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, जो गोबर खाद होती है उसमें जो पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन जो होती है 5% होती है। कितनी होती है, 5%, 0.5%। ठीक है, 0.5% होती है। और फास्फोरस की बात की जाए P2O5, तो इसकी मात्रा जो होती है 0.25% होती है। और यहीं पे पोटास की अगर बात की जाए तो ये कितनी होती है, 0.5। लेकिन अब हम बता रहे हैं गोबर गैस से निकले हुए अवशेष में जो क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो कितनी होती है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है गोबर गैस अवशेष में, ठीक है, जो अवशेष से निकलता है गोबर गैस के प्लांट से, उसमें जो नाइट्रोजन होता है कितनी मात्रा होती है, 1.8%। ठीक है, फास्फोरस की जो मात्रा होती है P2O5 की, वो होती है 1.0 के समथिंग, 1.02। ठीक है, और यहीं पे इसमें पोटेशियम जो होता है 0.8 से 1.0% होता है। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो गोबर गैस प्लांट है, इसकी मतलब जो गोबर गैस प्रणाली है या सिस्टम है, इसकी जो खोज की थी SB देसाई। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, किसने की थी, SB देसाई के द्वारा गोबर गैस प्रणाली की खोज की गई थी, SB देसाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से, उर्वरक उत्पादन से, खाद्य प्रसंस्करण से, फल उत्पादन से। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा।
जी हाँ, इसका सही जवाब होगा नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना जो है ये कब आती है? 2005। सत्र, ठीक है। नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? अमृत क्रांति से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं अमृत क्रांति के अंतर्गत पहली नदी जो जोड़ी गई थी वो कौन नदियाँ थी? केन और बेतवा। केन व बेतवा नदियों को लिंक किया गया था इसी योजना के माध्यम से, ठीक है। ये 2021 में चर्चा में भी थी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये केन और बेतवा समझौता जो हुआ था किस किस राज्य के बीच हुआ था? एमपी, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच ये समझौता हुआ था, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की। केन नदी जो है उत्तर प्रदेश में, केन नदी जो है उत्तर प्रदेश, केन नदी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? बांदा में। बांदा जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर यमुना नदी में मिलती है। ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ भी कही जाती हैं, केन और बेतवा, ठीक है। और ये मिलती कहाँ है? केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से, यमुना नदी से मिलती है। अब बात कर लेते हैं किसकी? बेतवा नदी की। बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में, हमीरपुर ज़िले में किस नदी से मिलती है? यमुना नदी से। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। केन नदी कहाँ पे मिलती है? बांदा जिले में यमुना नदी से। और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी से मिलती है। अब और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखते हैं इससे जुड़ी हुई। राजघाट, परीक्षा और माता टीला कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। राजघाट, राजघाट, परीक्षा, राजघाट, परीक्षा, माता टीला, माता टीला, राजघाट, परीक्षा और माता टीला। इसके अलावा एक और बांध है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये माता टीला, सॉरी, राजघाट, परीक्षा और माता टीला। माता टीला जो बांध है पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये किस नदी पर है? बेतवा, बेतवा नदी पर। यह पेपर में पूछा जाता है कि माता टीला बांध किस नदी पे है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बेतवा नदी पर। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो केन नदी है वो मध्य प्रदेश का जो पन्ना बाग अभयारण्य है, केन नदी कहाँ से गुजरती है? केन नदी जो है, केन नदी पन्ना अभयारण्य, पन्ना बाघ अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में, पन्ना बाघ अभयारण्य कहाँ से गुजरती है? पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में। उर्वरक उत्पादन से क्या संबंधित? उर्वरक उत्पादन संबंधित क्रांति कौन सी है, आप लोग बताएंगे? जी हाँ, इससे संबंधित क्रांति है धूसर क्रांति। कौन सी क्रांति? धूसर, धूसर, जिसे ग्रे रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे जो खाद्य प्रसंस्करण है इससे संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी क्रांति है? भूरी। तो धूसर और भूरी में आप लोग डाउट मत करना। भूरी क्रांति अगर पूछी जा रही है, भूरी क्रांति को ब्राउन रेवोल्यूशन कहते हैं और धूसर क्रांति को ग्रे रेवोल्यूशन कहते हैं। भूरी क्रांति जो है खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है और धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन संबंधित है। फल उत्पादन से संबंधित जो क्रांति थी उसे कौन सी क्रांति कहते हैं? सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ठीक है। इसे गोल्डन क्रांति भी कहा जाता है। सुनहरी क्रांति को कौन सी क्रांति कहा जाता है? गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति भी कहा जाता है। ये फलोत्पादन के अतिरिक्त शहद उत्पादन से भी संबंधित थी, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सुनहरी या गोल्डन,
गोल्डन क्रांति। फल के अतिरिक्त किससे संबंधित थी? शहद से, शहद उत्पादन से, शहद उत्पादन से। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। धूसर और जो भूरी क्रांति है उसमें जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को डाउट हो जाता है और ये प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए दोनों पे ऑप्शन यहाँ पे हमने सेट किए थे और दोनों के बारे में बता दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलहनी फसलों के लिए एनपीके अनुपात की कितनी संस्तुति जो है कितनी की गई है? इसके ऑप्शन से 2:1:2, 1:2:1, 4:2:1, 3:2:1। आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। जो दलहनी फसलों के लिए एनपीके अनुपात की संस्तुति की गई है वो है 1:2:1। यहाँ पे कभी कभी लिख के आता है 1:2:2, ये भी सही होगा। अब बात आती है 4:2:1, ये खाद्यान्न फसलों के लिए। कौन सी फसलों के लिए? खाद्यान्न फसलों की जो संस्तुति की गई है वो कितनी है? 4:2:1 है। इसके अलावा बात आती है डी नंबर पे 3:2:1, तो ये किसके लिए है? दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के लिए कितना है? 3:2:1। दलहनी का आप लोगों को बता ही दिया है, 1:2:1 या 1:2:2, ये दोनों होते हैं। ठीक है, जो आएगा तो आप लोग मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये दोनों होते हैं, इसमें से आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। अब बात आती है 2 ये चारा और रेसे वाली जो फसलें होती हैं, कौन सी? चारा या रेसे वाली फसलों में जो रेशियो एनपीके का है वो कितना होता है? 2:1:2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन से भोपाल, करनाल, नागपुर, देहरादून। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भोपाल। क्या होगा? भोपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में है, जो कि एमपी में पड़ता है। अब बात आती है करनाल। करनाल में मृदा से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्थान है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। आप लोग नोट कीजिए, केंद्रीय मृदा लवणता और क्या है? अनुसंधान संस्थान। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाएगा तो कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है। अब बात आती है नागपुर। यहाँ पे भी इसी से संबंधित एक संस्थान है, मृदा से संबंधित। उस संस्थान का नाम है राष्ट्रीय मृदा, आप लोग नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। एक बार दोबारा सुन लीजिए, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, जो कि नागपुर, महाराष्ट्र में है। अब बात आती है देहरादून। देहरादून में एक संस्थान है जिसका नाम है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण। क्या है? जल संरक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी पूछा गया है। जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने अभी यहाँ पे भोपाल की बात की थी। भोपाल में एक त्रासदी आई थी, क्या आप लोग उसका नाम जानते हैं? क्योंकि कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और आपके जो सिलेबस में है सामान्य अध्ययन जो सेक्टर उसमें शामिल किया गया है भाग, उसी के अंतर्गत हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, जो सेक्शन है उसमें। और भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो कब हुई थी? 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को 1984 में। कब हुई थी? 2-3 दिसंबर मिडनाइट। ठीक है, दिसंबर
मिडनाइट 1984। इसमें यहाँ पे एक हुआ था ये कि यूनियन कार्बाइड, क्या था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड की एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड कंपनी एक थी। वहीं पर मेथिल आइसोसाइनाइट किस गैस के रिसाव के कारण ये घटना घटी थी? मेथिल या मेथाइल, ठीक है, आइसोसाइनाइट साइनेट के कारण, रिसाव के कारण एक बहुत भयानक त्रासदी आई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए और काफ़ी लोग इससे प्रभावित भी हुए। अब बात करते हैं मेथिल आइसोसाइनाइट। इसका प्रयोग जो होता है यूरिया निर्माण में भी किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूरिया निर्माण में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा परछेदिका में पौधों की अधिकांश जड़ें किस संरस्तर में फैली होती हैं? मृदा की जो अधिकांश जड़ें होती हैं वो किस संरस्तर में फैली हुई होती हैं? बी संरस्तर, सी संरस्तर और ए संरस्तर और डी संरस्तर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए संरस्तर। मृदा की जो अधिकांश जड़ें होती हैं वो संरस्तर में होती है। इसके अंतर्गत भी एक उप वर्ग है A1 के अंतर्गत ही सारी मृदा की जो जड़ें होती हैं सभी, मतलब ज़्यादातर पोषक तत्व तो इसी संरस्तर में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ए दिया गया तो ए संरस्तर सही होगा। अब बात कर लेते हैं इसके कितने संरस्तर होते हैं। इसके 5 संरस्तर होते हैं, जैसे O, A, B, C, D। कहीं कहीं पे O, A, B, ठीक है, E और D, E और C भी लिख के आता है, और कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा O, A, B, C और D। तो इसके 5 ही संरस्तर ये मेन होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन संरस्तरों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। अगर सभी संरस्तर मिल जाएं तो इन्हें बृहद संरस्तर कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और A प्लस B या A प्लस B प्लस E मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? सोलम कहा जाता है। इसके अलावा और सुनिए, पूछे गए क्वेश्चन है सारे। A प्लस B प्लस C को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? रिगोलिथ कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण संरस्तरों की। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है, ए संरस्तर जो होता है ये सबसे ऊपरी संरस्तर होता है। ठीक है, मृदा का ऊपरी संरस्तर या टॉप सॉइल। और जो ओ संरस्तर होता है, ओ संरस्तर को वर्जिन संरस्तर की संज्ञा दी गई, क्योंकि वहाँ पे मतलब ये संरस्तर जो ओ संरस्तर होता है जंगलों में मुख्यतः पाया जाता है, जहाँ पे निराई गुड़ाई नहीं होती है, और उसमें जो मतलब जीवाश्म पदार्थ के अवशेष जो होते हैं वो सर्वाधिक उसी में पाए जाते हैं। ओ संरस्तर जो होता है मृदा का सबसे ऊपरी संरस्तर होता है। लेकिन अगर खनिज पदार्थों की बात की जाए तो सर्वाधिक किसमें होती हैं? ए संरस्तर में होती हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसे टॉप सॉइल के नाम से या ऊपरी मृदा संरस्तर के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे उपजाऊ होता है। ये संरस्तर जो होता है ये सबसे उपजाऊ संरस्तर भी होता है। ठीक है, जैसे ध्यान रखेंगे आप लोग। सी संरस्तर जो इसका होता है, इसमें क्या होता है? कैल्शियम या और सल्फेट के जो लवण होते हैं उनका जमाव जो होता है, कैल्शियम और सल्फेट के लवणों का जो जमाव होता है वो कहाँ पे होता है? सी संरस्तर में होता है। अब बात यहाँ पे हम कर लेते हैं डी संरस्तर की। बी संरस्तर को क्या है? अधोमृदा। इसे क्या कहा जाता है? अधोमृदा के नाम से, सब सॉइल, अधोमृदा के नाम से जाना जाता है अधोमृदा, बी संरस्तर को। अब बात करते हैं डी संरस्तर की।
डी संरस्तर जो होता है ये इसका अंतिम संरस्तर होता है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि मृदा का वह संरस्तर जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है, तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे वो डी संरस्तर होगा। ठीक है, और इस संरस्तर में मृदा की जड़ें कभी भी नहीं पहुंच पाती हैं। इसी को बेड रॉक या आर संरस्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड रॉक या आर संरस्तर, आर संरस्तर कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा कणाकार में किले कण का व्यास कितना होता है? मृदा कणाकार जो होते हैं, मृदा कणाकार से यानी सॉइल टेक्सचर में जो किले कण का व्यास होता है वो कितना होता है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 0.002 mm से कम। किले कणों को क्या और कहा जाता है? चिकनी मृदा, क्योंकि कभी कभी किले नहीं लिख के वहाँ पे लिख के आएगा चिकनी मृदा। ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। चिकनी मृदा का जो व्यास होता है कणों का वो सबसे छोटा होता है। और इसी में होता है क्या चीज़? मोटी बालू, कोर्स सैंड, जिसका आकार जो होता है 2 मिलीमीटर से लेकर कितना होता है? 0.2 मिलीमीटर से कितना होता है? 2 मिलीमीटर तक क्या होता है? कोर्स सैंड, यानी कि मोटी बालू का जो आकार होता है 0.2 mm से 2 mm तक होता है। और यहाँ पे महीन बालू की बात की जाए तो इसका आकार जो होता है 0.020 से कितना होता है? 0.20 mm तक। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और गाद और सिल्ट की बात की जाए तो इसका आकार जो होता है गाद या सिल्ट की, तो इसका आकार होता है गाद। ठीक है, गाद या सिल्ट ध्यान रखेंगे। इसका आकार जो होता है 0.002 से 0.20 तक। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यही प्रश्न आया है कि जो किले कण होते हैं उनका, या फिर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा सॉइल टेक्सचर में सबसे छोटा व्यास किस प्रकार के मृदा के कणों का होता है? तो उसका सही जवाब होगा किले। ठीक है, चिकनी मिट्टी या किले। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सभी जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके सभी के बारे में हम बताएंगे, और ये किसके अंतर्गत इनका वर्णन है ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 कृषि से जुड़ा हुआ ये अनुच्छेद है, इसलिए यहाँ पे इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कृषि और पशुपालन संगठन जो आता है किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो अनुच्छेद दिए गए हैं 40 से 51 तक, ये सब डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? डीपीएसपी जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 36 से 51 होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अब इसके एक एक ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं किसके अंतर्गत क्या पाया जाता है। अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 के ग्राम पंचायत के गठन, ग्राम पंचायत के गठन की जो बात की गई है वो किसमें की गई है? ग्राम पंचायत गठन, वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 44 में की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 48 के बारे में अभी हमने आप लोगों को बता भी दिया था। क्या होता है? पशु पालन एवं संगठन। अब इसी के अंतर्गत आता है 48(1),
जिसके अंतर्गत किसके बारे में बात की गई, 48A, ठीक है, 1 न लिखो, 48A लिखो, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन किसके अंतर्गत आता है, एवं संवर्धन किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में जो चर्चा की बात कही गई है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते जो होते हैं किसके अंतर्गत होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 51 में किया गया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उकेरिया जोशी चींटी की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा केरल। केरल में ही उकेरिया जोशी जो क्या है, चींटी की एक प्रजाति है, वो खोजी गई है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या मिला था, जाइलोफिश, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। जाइलोफिश क्या था, एक सांप की नई प्रजाति थी, सांप की प्रजाति थी, ठीक है, जाइलोफिश। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंबोली जिले में क्या खोजा गया था, हिरण्यकेशी और सिस्टूरा हिरण्यकेशी, ठीक है, इसका नाम था सिस्टूरा हिरण्यकेशी। मछली की एक नई प्रजाति महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में खोजी गई थी, जो कि चर्चा में रही थी। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और है आईसीएस तुकारामी। ये क्या है, तुकारामी ये मकड़ी की एक प्रजाति है, जिसकी भी हाल ही में खोज की गई, ठीक है, मकड़ी की प्रजाति। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मुख्य फसलों के बीच अल्पा अवधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं, कैच क्रॉप, इंटरक्रॉप, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैच क्रॉप। कैच क्रॉप की बात करते हैं, मतलब ये कैच क्रॉप के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जैसे हमने मुख्य फसल की बुआई की और किसी पर्यावरण या वातावरणीय कारक के कारण वो फसल जब नष्ट हो जाती है तो उसके स्थान पर एक मतलब कम समय के वाली फसल की जब बुआई करते हैं तो वो कौन सी फसल कहलाती है, कैच क्रॉप कहलाती है। जिससे कि मतलब क्या होता है, जिससे हम जो आर्थिक क्षतिपूर्ति थोड़ी बहुत जो उससे हो जाती है, वही क्रॉप जो होती है क्या कहलाती है, कैच क्रॉप कहलाती है। इसके अंतर्गत जैसे मूंग है, कैच क्रॉप के अंतर्गत जैसे मूंग, उड़द इत्यादि की बुआई की जाती है, ठीक है। एक कम अवधि वाली फसलें होती हैं जो मुख्य फसल के नष्ट होने पर उनके स्थान पर इनकी बुआई करने पर जो आर्थिक क्षति होती है वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाती है। अब हम बात करते हैं कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप को नकदी फसलें भी कहा जाता है। कौन सी फसलें, नकदी फसलें। नाम से जैसे पता चल रहा है कैश क्रॉप के अंतर्गत नकदी फसलें जैसे गन्ना, कपास, ठीक है, गन्ना है, कपास है, आलू है इत्यादि कौन सी फसलें होती हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं। इंटरक्रॉप फसलें तो वो आप जानते हैं, जब दो फसलों को एक मतलब निश्चित दूरी और पंक्ति के साथ बुआई की जाती है तो कौन सी फसलें कहलाती हैं, इंटरक्रॉप कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, इसके ऑप्शन है एंथोसाइनिन, सेकंड है लाइकोपिन, सी है कैप्सेथीन और डी है
कुकुरमीन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण ही गाजर का लाल रंग होता है। और एंथोसाइनिन जो होता है, एंथोसाइनिन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और सेब का भी लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। यहाँ पे बात करते हैं गाजर का पीला रंग। गाजर का पीला रंग जो होता है, गाजर का पीला रंग, गाजर का पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? पीला रंग जो होता है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण क्या होता है? गाजर का पीला रंग होता है। अब बात करते हैं लाइकोपिन की। लाइकोपिन जो होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है, टमाटर का लाल रंग, ठीक है, टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कैप्सेथिन। कैप्सेथिन जो मिर्च का लाल रंग होता है, मिर्च का जो लाल रंग होता है कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च, ठीक है, मिर्च का जो लाल रंग होता है, मिर्च का लाल रंग जो होता है कैप्सेथिन के कारण होता है। लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कैप्सेसिन। कैप्सेसिन क्या होता है? कैप्सेसिन, कैप्सेथीन आप लोग सुन लिया, ये तो रंग के लिए उत्तरदायी पिगमेंट है। अब बात करते हैं कैप्सेसिन। कैप्सेसिन, कैप्सेसिन के कारण क्या होता है? तीखापन। जो मिर्च की चरपराहट होती है, तीखापन होता है, तीखापन वो किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुकुरमिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? कुकुरमिन। हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन के कारण होता है। हल्दी, ठीक है, हल्दी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे दिए गए हैं प्रजनक बीज। प्रजनक बीज के जो हैं वो किससे उत्पादित किए जाते हैं? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। प्रजनक बीज के बारे में चर्चा की गई है। आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रजनक बीज का उत्पादन किससे किया जाता है? आधार बीज से, प्रजनक बीज से, न्यूक्लियर बीज से या प्रमाणित बीज से? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। प्रजनक बीज को और क्या कहा जाता है? ब्रीडर सीड भी कहा जाता है। प्रजनक सीड को क्या कहा जाता है? ब्रीडर, ब्रीडर सीड। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रजनक सीड का जो उत्पादन है वो न्यूक्लियर बीज से यानी न्यूक्लियस बीज सीड से किया जाता है। न्यूक्लियस सीड से किसका उत्पादन? मूल केंद्रक बीज। इसे क्या कहते हैं? मूल केंद्रक, मूल केंद्रक बीज। इसी से इसका उत्पादन किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बीज। बीज क्या होते हैं और ये आधारीय बीज, प्रजनक बीज और न्यूक्लियर बीज और प्रमाणित बीज के लिए जो टैग दिया गया है वो टैग इनके लिए किस प्रकार, किस रंग का होता है? क्योंकि इससे संबंधित टैग कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बीज मतलब जो होता है, बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड होता है, यानी कि राइपेंड ओव्यूल, ठीक है, जो कि भ्रूण और भ्रूणपोष बीजावरण से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? भ्रूण, भ्रूणपोष व बीजावरण से मिलकर बना होता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बीज जो होता है, बीज, भ्रूण, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष व बीजावरण, बीजावरण, बीजावरण से मिलकर बना होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस सीड या मूल केंद्रक बीज। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड या मूल केंद्रक बीज। किस बीज की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड जो होते हैं ये पादप प्रजनक के द्वारा यानी कि ब्रीडर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा? ब्रीडर के द्वारा, ब्रीडर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और इनमें जो आनुवांशिक शुद्धता होती है कितनी होती है? 100% होती है। इनमें आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। सेकेंड नंबर पे बात आती है इनसे जो ये जो न्यूक्लियस बीज, न्यूक्लियस सीड है, इनसे जो बीज तैयार किए जाते हैं कौन से बीज से तैयार किए जाते हैं? ब्रीडर, ब्रीडर सीड जो होते हैं, ब्रीडर सीड जो होते हैं किससे तैयार किए जाते हैं? ब्रीडर सीड या इनको और क्या कहते हैं? प्रजनक बीज, प्रजनक बीज।
प्रजनक बीज हैं ये मूल केंद्रक बीज से तैयार किए जाते हैं। इनकी भी जो शुद्धता होती है कितनी होती है? 100%। 100%। और इनके लिए जो टैग दिया गया है, कौन सा टैग दिया गया है? सुनहरा। इनके लिए सुनहरा पीला, सुनहरा पीला टैग दिया गया है, जिसे गोल्डन येलो भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे आधार बीज। आधार बीज कौन से होते हैं? इन्हें फाउंडेशन सीड भी कहा जाता है, मदर सीड। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आधार बीज को फाउंडेशन सीड या मदर सीड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर सीड। ठीक है। इनका उत्पादन जो होता है राष्ट्रीय बीज निगम है, जैसे राष्ट्रीय, ठीक है, राजकीय बीज निगम है, राष्ट्रीय बीज निगम इत्यादि के द्वारा इनको उत्पादित किया जाता है। और इनका जो टैग होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। किस कलर का? वाइट कलर का। टैग जो होता है किसका? आधार बीज का। आधार बीज का जो टैग होता है वो किस कलर का होता है? सफ़ेद। आधार बीज का टैग जो होता है, टैग सफ़ेद कलर का होता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हमने बात की थी प्रजनक बीज की, उसका टैग जो होता था वो सुनहरे पीला या गोल्डन कलर का होता है। इसका जो टैग होता है वाइट कलर का होता है। इनकी जो अनुवांशिक शुद्धता होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करेंगे। अनुवांशिक शुद्धता जो होती है वो 99.5 कितनी होती है? जेनेटिक प्योरिटी की इनकी बात की जाए तो 99.5% होती है। और इनकी जो फिजिकल प्योरिटी होती है, फिजिकल प्योरिटी की बात करें, पीपी जो है इनका फिजिकल प्योरिटी जो होता है 98% होता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज जो होते हैं, पंजीकृत बीज इन्हें रजिस्टर्ड सीड भी कहते हैं, रजिस्टर्ड सीड। ठीक है। इनका जो उत्पादन है वो भारत में नहीं किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसका कुछ बुकों में वर्णन भी नहीं किया गया है पंजीकृत सीड का, क्योंकि इनका उत्पादन जो है भारत में नहीं होता है। और इनका जो टैग है, इनके बैग का जो टैग होता है वो कैसा दिया जाता है? बैंगनी रंग या ऑरेंज रंग का। टैग जो होता है बैंगनी रंग या ऑरेंज रंग का। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पंजीकृत या रजिस्टर्ड बीज का जो टैग होता है बैग का, वो बैंगनी रंग या ऑरेंज कलर का होता है। इसके बाद कर लेते हैं लास्ट प्रमाणित बीज। कौन से बीज होते हैं? प्रमाणित, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमाणित बीज। ठीक है। प्रमाणित बीज होते हैं जो, इन्हें क्या कहा जाता है? सर्टिफाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि प्रमाणित बीज जो होते हैं उनका जो टैग होता है कैसा होता है? ब्लू कलर का, क्योंकि यही वो बीज हैं जो किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका उत्पादन जो होता है किसी प्रमाणित कर संस्था के निर्देशन में किसानों के खेतों या फार्म हाउसों पर किया जाता है। मतलब इसमें कोई प्रमाणीकृत संस्था होती है, उसकी देखरेख में किसानों या किसानों के फार्मों पर, किसानों के खेत या फार्म हाउसों पर इनको तैयार किया जाता है। इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, उन जेनेटिक प्योरिटी जो होती है इसकी 99.1% होती है, जबकि आधार बीज की कितनी थी? 99.5। और यहीं पे, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्का मेघना किसकी वैरायटी है? इसके ऑप्शंस हैं मिर्च, टमाटर, प्याज, आंवला। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा मिर्च, यानी कि चिली। ये किसकी वैरायटी है? अर्का मेघना चिली की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं टमाटर। जो टमाटर दिया गया है इसी से मिलती जुलती एक वैरायटी है टमाटर की, जिसका नाम है अर्का मेघालिस। अर्का मेघालिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर अर्का मेघालिस लिख के आ रहा है, मेघा है, ठीक है, मेघा, अर्का मेघालिस लिख के आ रहा है तो किसकी वैरायटी होगी? टमाटर की। और अर्का मेघना आ रहा है तो मिर्च की होगी।
अर्का मेघालीस भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, क्योंकि ये मतलब उन क्षेत्रों के लिए होती है जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है, या वर्षा ऋतु में बुआई के लिए जो टमाटर की एक प्रजाति है वो कौन सी है? अर्का मेघालीस। ये वर्षा के लिए होती है, वर्षा के लिए, ठीक है। और सूखे के लिए इसकी एक प्रजाति होती है विकास। क्या नाम है? अर्का शुष्क, शुष्क क्षेत्रों के लिए, शुष्क क्षेत्रों के लिए कौन सी होती है? अर्का विकास। इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं, ठीक है, टमाटर की है भी। अर्का विकास जो होती है वो टमाटर की शुष्क क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज जो होता है, प्याज की महत्वपूर्ण वैरायटी है। प्याज की महत्वपूर्ण वैरायटी कौन सी है? अर्का लालिमा। अर्का लालिमा, गलती से टमाटर इसको मत कर देना, ठीक है। अर्का लालिमा। इसी प्रकार एक अंगूर की वैरायटी, उसकी वैरायटी टमाटर की वैरायटी थी अंगूर लता के नाम से, वो भी आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। टमाटर की वैरायटी है अंगूर लता। अब बात करते हैं आंवला। आंवला की महत्वपूर्ण वैरायटी है कंचन। कौन सी है? कंचन। आंवला की महत्वपूर्ण वैरायटी कंचन है। हाथी झूल है, हाथी झूल, ठीक। बलवंत, बलवंत भी एक इसकी वैरायटी है। और एक गोमा ऐश्वर्या, गोमा ऐश्वर्या, गोमा ऐश्वर्या किसकी महत्वपूर्ण वैरायटी है? ये आंवला की महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं। आइए बात करते हैं अन्य क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चंस। निम्न फलों में से किसका भ्रूणपोष खाया जाता है? लीची, आम, नारियल, सेब। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा नारियल। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, इसे एंडोस्पर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म, ठीक है, कभी कभी एंडोस्पर्म भी लिख के आता है। लीची की जब बात की जाए तो इसका खाने वाला भाग जो होता है मांसल एरिल, ठीक है। क्या होता है? चीनी, वो लीची का खाने वाला भाग मांसल एरिल होता है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं आम की। आम का जो खाया जाने वाला भाग होता है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति किसकी खाई जाती है? मध्य फल भित्ति आम की, मध्य फल भित्ति। इसके अलावा मध्य फल भित्ति किसकी खाई जाती है? केला है, पपीता है इत्यादि, पपीता इत्यादि जिसकी मध्य फल भित्तियाँ खाई जाती हैं। अब यहीं पे बात करते हैं सेब की। सेब का जो होता है, जैसे लीची का होता है मांसल एरिल, वैसे होता है इसका मांसल पुष्पासन। खाने वाला भाग क्या होता है? मांसल पुष्पासन, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सेब के अलावा जैसे नाशपाती है, लुकाट है इत्यादि का भी मांसल पुष्पासन खाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का जो होता है वो एक अहम रोल होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि प्रोटीन क्या है? वसा हैं, विटामिन्स हैं, वसीय अम्ल हैं या अमीनो एसिड हैं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक। अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है? अमीनो एसिड अमीनो अम्ल का बहुलक जो होता है वो प्रोटीन कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर किसकी किस्म है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली या नालखोल। नालखोल को क्या कहते हैं? गांठ गोभी, गांठ गोभी। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, पत्ता गोभी की एक महत्वपूर्ण किस्म है सितंबर। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैबेज जिसे कहते हैं। राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है? राइजोबियम की कौन सी प्रजाति है जो कि सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है? इसकी प्रजाति का नाम है राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, क्योंकि अलग अलग दलहनी फसलों के लिए अलग अलग क्या होता है, राइजोबियम कल्चर होता है जो कि इनके लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग क्या होता है, राइजोबियम कल्चर होता है जो कि भिन्न भिन्न दलहनी फसलों या अन्य फसलों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे राइजोबियम कल्चर की बात की जा रही, तो यहाँ पे जो एक आया है राइजोबियम, क्या दिया गया है सबसे पहले, राइजोबियम मिलोइटी। ठीक है, एक इसका प्रयोग जो होता है वो अल्फा ग्रुप, किस ग्रुप के लिए, अल्फा ग्रुप के पौधों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मिलोइटस, नाम नोट कर लीजिए, मिलोइटस। ठीक है, और इसके अलावा मेडिकागो और ट्रिंगोनीला। ठीक है, क्या है, ट्रिंगोनेला। इनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेलिलोटी का। अब बात करते हैं ट्राइफोली। राइजोबियम ट्राइफोली जो होती है ट्राइफोलियम के लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ट्राइफोलियम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्राइफोलियम। ये सब ग्रुप हैं। ठीक है, ट्राइफोलियम, इस ग्रुप में जो फसलें आती हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बात आती है, इसी प्रकार एक होता है फाइजियोलॉजी जो दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक आता है, इसको समझने के लिए आप लोगों को हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, राइजोबियम लिग्यूमिनेसेरम, राइजोबियम लिग्यूमिनेसेरम का प्रयोग किसमें किया जाता है, पाइजम मटर। ठीक है, पाइजम है, लेंस एस्कुलेंटा। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। राइजोबियम के लिए, राइजोबियम जो मटर के लिए है राइजोबियम लिग्यूमिनेसेरम और राइजोबियम जैपोनिकम, दो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यही दो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। राइजोबियम जैपोनिकम तो ये सोयाबीन की जड़ों में पाया जाता है, और जो राइजोबियम लिग्यूमिनेसेरम है ये पी में। ठीक है, ये दो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी चाहे आप लोग ध्यान रखें या न रखें, लेकिन बता दिया गया यहाँ पे। जैसे अगर आपको मिलान के लिए आ जाएंगे, अगर एक दो नाम आपको वहाँ पे याद आ गए तो आप लोग उसको मैचिंग करा लेंगे वहाँ पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड की उपयोग दर कितनी है, 50 से 100 ppm, 150 से 200 ppm, 250 से 300 ppm है, 350 से 400 ppm। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 50 से 100 ppm। इसका सही जवाब होगा 50 से 100 ppm। अब बात करते हैं मैलिक हाइड्राजाइड। मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग और किसके लिए किया जाता है, प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है, रोकने के लिए, जिसके बारे में हमने पहले बताया भी था, रोकने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता दिया गया यहाँ पे। प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किया जाता है। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में को सही सुमेलित कीजिए। अमोनियम सल्फेट, इसे इधर प्रतिशत नाइट्रेट दिया गया है, आप लोग बताएंगे इसका सही मिलान करना है। वैसे ये जो हमने देखा है, सोडियम नाइट्रेट 16%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 25%, यूरिया 46%, ये लगभग में जो यहाँ पे दिए गए हैं सभी सही मिलाए गए हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 20.5 होती है, सोडियम नाइट्रेट में जो होती है 16 होती है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में होती है 25%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ही किसान खाद कहा जाता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% होती है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए। यूफॉर्बिएसी, कसावा, अम्बलीफेरी, सेलरी, पोएसी, ल्यूटेसी, कंपोजिटी, इधर फैमिली दी गई हैं और इधर उनके ग्रुप के जो हैं फसलों के नाम दिए गए हैं, इनको मैच कराना है। आप लोग बताएंगे कि इसको कैसे मैच कराया जाएगा।
आइए इसको मैच कराते हैं। यूफॉर्बिएसी जो कि मैनीहोल या कसावा, ये बिल्कुल सही दिया गया है। अम्बिलीफेरी सेलरी, सेलरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भी सही है। जो कि सेलरी है वो अम्बिलीफेरी से आती है। पोएसी, पोएसी जो है ग्रेमनी कुल का है, जो बेबी कॉर्न, देखो यहाँ पे कितना सुंदर मक्का भी बना हुआ है, ठीक है, बेबी कॉर्न। पोएसी को ग्रेमनी, इसका पुराना नाम ग्रेमनी था और नया नाम पोएसी है। कंपोजिटी, कंपोजिटी कुल से क्या आता है? लिटियोस, लिटियोस में क्या होता है? लिटियोस, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा सलाद। देखो सलाद की एक कटोरी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, ये इसकी फैमिली है। पोएसी बेबी कॉर्न है, कंपोजिटी लेट्यूसी है, ठीक है, लेट्यूस या लेट्यूसी कुछ भी कह सकते हैं आप लोग इसे। अम्बिलीफेरी सेलरी और यूफॉर्बिएसी मैनीहोल कसावा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए सामान्यतः पीएच मान जो होता है किस मृदा पीएच पर अधिक होता है? सामान्यतः किस मृदा पीएच पर पौधे जो होते हैं पौधों का विकास अधिक होता है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 6.5 से 7.5, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कहीं कहीं ये लिख के आता है 6.7 से 7.5, तो उसमें कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि इसी के रेंज में आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर यह लिख के आता है 6 से 7.5। इसी पीएच मान पर पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अधिक विकास करती हैं। अब बात करते हैं पीएच मान की। पीएच क्या होता है कि मतलब मृदा का जो विलयन होता है, मृदा के विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही उसका पीएच मान कहलाती है। और ऐसे देखा जाए तो ऐसी इसकी परिभाषा होती है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही उसका पीएच मान होती है। पीएच मान जो होता है 7 के नीचे हम इधर जब आएंगे तो अम्लता बढ़ती जाती है, 7 से ऊपर जब जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ जाएगी। पीएच स्केल पे पीएच मान जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। जड़ ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं O2 नियमितता, N2 स्थिरीकरण, जल नियमितता या उपरोक्त सभी। इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आइए कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। कल वैसे हमने क्लास नहीं ली थी, कल आप लोगों के लिए पॉलिटी की क्लास आई थी और परसों जो हमारी क्लास हुई थी उसके प्रश्नों का हम आइए फटाफट रिवीजन करते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ सही आंसर बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। रिवीजन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, प्रोटीन, पेक्टिन। इसका सही जवाब होगा काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क या पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2021 को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? WCCB, सस्मिता लेंका, प्रकाश जावड़ेकर या ए और बी दोनों? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि WCCB और सस्मिता लेंका दोनों लोगों को एशिया पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये जो हैं एक वन अधिकारी हैं सस्मिता लेंका, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वा ऊर्जा पूसा विशेष किसकी नई किस्में हैं? आम, नींबू, अमरूद, बेर। यहाँ पे एक उस दिन थोड़ा गलती हो गई थी क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया गया था। यहाँ पे होगा गेहूँ, क्योंकि ये जो प्रजातियाँ हैं सारी गेहूँ की हैं। और यहीं पे एक आता है अरुणिमा। अगर यहाँ पे अरुणिमा आ जाता, क्या आ जाता? अरुणिमा, ठीक है, पूसा अरुणिमा, पूसा अरुणिमा। उस दिन हमने शायद आम बता दिया था। पूसा अरुणिमा और पूसा सूर्या। पूसा सूर्या जो हैं ये वैरायटी किसकी हैं? नई वैरायटी हैं आम की। और ये जो हैं ये गेहूं की वैरायटियां हैं, ठीक है। पूर्वा ऊर्जा पूसा विशेष। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था बेस्ड ऑन द रेशियो एंड टर्नओवर ओवर द पर कैपिटा इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया प्लांट लगाने की घोषणा की है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों में इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया प्लांट लगाया जाना
प्रस्तावित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन के लिए अडर यानी कि थन से कितना रक्त गुजरता है? इसका सही जवाब होगा 400 से 500 मिलीलीटर। क्या होगा? 400 से 500 मिलीलीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का लालधारी रेड स्ट्रिप डिजीज किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा स्यूडोमोनास। क्या होगा? स्यूडोमोनास रिवोलोनेसिस। और लाल सड़न क्लोट्रिडियम फाल्गल्टम फ्यूजेरियम मोलिफॉर्म, इसके कारण क्या होता है? उकठा लगता है गन्ने में। ठीक है, और स्मट एस्टिलिगो स्टिमना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली में पोली यानी हालो हार्ट रोग जो उत्पन्न होता है किसकी कमी से होता है? ये कैल्शियम की कमी से लगता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 0.25%। 0.5%। क्या होगा? 0.25 क्या होता है? P2O5 फास्फोरस होता है, और 0.5% ही क्या होता है? पोटास। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल परीक्षण की आधार शिला उपमा किस परीक्षण विधि को प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब होगा कैनिंग। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? कैनिंग। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र का मुख्य आनुवंशिक भाग क्या होता है? गुणसूत्र का मुख्य आनुवंशिक भाग होता है DNA। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरहर का उकठा रोग विल्ट डिजीज किसके कारण लगता है? इसका सही जवाब होगा फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम उडम। और पाइसी जो होता है ये मटर के में उकठा रोग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दिया गया है ये दोनों किसके लिए होते हैं? चना के लिए। और ये वाला और किस में भी लगता है? कपास में भी लगता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों अगर बात की जाए तो चना में, और ये वाला जो लगता है कपास में भी लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? इसका सही जवाब होगा एटोन डी बेरी। ठीक है, लेकिन अगर भारत में बात की जाए, भारत में तो क्या सही होगा? E.J. बटलर। विश्व में पूरे अगर ऐसे लिख के आता है तो एंटोन डी बेरी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है? सबसे ज़्यादा हानि जो होती है वो विटामिन की होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन B12। क्या होगा? विटामिन B12। विटामिन B12 में ही कोबाल्ट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था? यूरिया, DAP, SSP या MOP? इसका सही जवाब होगा यूरिया, जो कि ओहलर जर्मनी के एक रसायन शास्त्री थे। ओहलर किसके द्वारा? ओहलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल क्षेत्र का एल्बिडो कितना होता है? इसका सही जवाब होगा 23 से 40%। एल्बिडो क्या होता है? प्रकाश से आने वाली विकिरणें और परावर्तित होने वाली विकिरणों का जो रेशियो या अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल में आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर, चना, गेहूं और गन्ना। इसका सही जवाब होगा मटर। क्या जवाब होगा? मटर। इन्होंने मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम भी दिए थे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितने मिनट तक रहता है? इसका सही जवाब होगा 5 से 6 मिनट। ठीक है, जब पशुओं में दुग्ध दोहन के लिए, लैक्टेशन के लिए जो प्रयोग किया जाता है क्या चीज़? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो उसका जो असर होता है वो 5 से 6 मिनट तक ही रहता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ की फसलों पर किसानों के द्वारा भुगतान की जाने प्रीमियम राशि कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 2%। 2%। ठीक है, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए कितना है? 5%। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तिल का एक रोग है फाइलोडी, टिक्का, लूज स्मट या लीफ कर्ल। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फाइलोडी। तिल का एक महत्वपूर्ण रोग है जो कि माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण? माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है माइकोप्लाज्मा को सबसे सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। टिक्का जो है मूंगफली का है, मूंगफली। ठीक है,
और लूज स्मट तो आप लोगों को पता ही होगा किस में लगता है, गेहूँ और जौ इत्यादि में जो लगता है, गेहूँ जौ इत्यादि में जो लगता है लूज स्मट। लीफ कर्ल टमाटर या मिर्च, टमाटर या मिर्च, ठीक है। लीफ कर्ल डिजीज वायरस जनित होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? सर्वाधिक वन प्रतिशत की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। सेकंड नंबर है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में अगर बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में। कर्नाटका में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुई? सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? कर्नाटका में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान में वृद्धि के साथ जैव रासायनिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये दोगुनी हो जाती हैं, आधी हो जाती हैं, आठगुनी हो जाती हैं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका सही जवाब होगा दुगनी हो जाती हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही दुगनी हो जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे संरचनात्मक तत्व की संज्ञा दी गई है? एनपीके, सीएचओ या कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सीएचओ। कोई संरचनात्मक तत्व की संज्ञा दी गई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में पोटेशियम का स्रोत क्या? डोलोमाइट, एपेटाइट, फेल्सपार या जैव पदार्थ? इसका सही जवाब होगा फेल्सपार। एपेटाइट किसका होता है? फास्फोरस का होता है। फास्फोरस का स्रोत क्या होता है? एपेटाइट। डोलोमाइट कैल्शियम का स्रोत होता है। कैल्शियम का स्रोत मृदा में क्या होता है? डोलोमाइट होता है, ठीक है। और जैव पदार्थ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या स्रोत होता है? जैव पदार्थ। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट किसके संरक्षण की एक होलिस्टिक अप्रोच है? पारिस्थितिकी, टाइगर, पादप समुदाय या हिरण? इसका सही जवाब होगा पारिस्थितिकी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाथी प्रोजेक्ट 1992। हाथी प्रोजेक्ट 1992। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस भी मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिगेशन क्या? सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना, पोषक तत्वों के घोल का पत्तियों पर छिड़काव करना, खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करना, बुआई से पूर्व उर्वरकों का प्रयोग करना। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। पोषक तत्वों के घोल का पत्तियों पर छिड़काव करना क्या कहलाता है? फोलिएज स्प्रे कहलाता है। खड़ी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। बुआई से पूर्व उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? बेसल ड्रेसिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लता तुल्यांक एसिड इक्विवेलेंट क्या है? अम्लीय उर्वरकों द्वारा मृदा में उत्पन्न की गई अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग की गई कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। क्षारीय उर्वरकों के द्वारा मृदा में उत्पन्न किए गए क्षार अवशेष को उदासीन करने के लिए प्रयोग की गई अम्ल की मात्रा। अम्ल व क्षार की तुलना। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अम्लीय उर्वरकों के द्वारा उत्पन्न की गई अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग की कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ही अम्लता तुल्यांक कहलाती है, ठीक है। जो मतलब अम्लीय खाद्य प्रयोग किए जाते हैं उनके द्वारा जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए जो क्षारीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वही क्या अम्लता तुल्यांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान खाद किसे कहते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? किसान खाद कहते हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज के सेशन में यहीं तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों हम चाहते हैं कि अब परीक्षा के ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, इसलिए हम अब जो सीरीज लेकर आएंगे उसमें सिलेबस के मतलब सिलेबस में जितने पार्ट हैं हर पार्ट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही आगे की कक्षाएं कराई जाएं कि मतलब हर पार्ट को टच किया जाए जो एग्ज़ाम में आना है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रत्येक पार्ट से क्वेश्चन उठाए जाएँ और उन पर ज़्यादा चर्चा न की जाए बल्कि उन्हें क्विज टाइम में ही सॉल्व कराया जाए, अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है चर्चा करने का, इसलिए हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाए। और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेकर आना चाहते हैं और उन्हें क्विज टाइम में कराना चाहते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।